हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। ये वीडियो मैंने स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए बनाई है जिन्होंने जेई 2021 के लिए ड्रॉप किया है, क्योंकि ये साल जो है ये काफ़ी मतलब एक कह सकते ना डिफरेंट टाइप का साल है। इसमें कई लोगों ने जो ड्रॉप किया है वो तो कर लिया था जुलाई या अगस्त में ही, लेकिन कई लोगों ने अक्टूबर में ड्रॉप किया है, मतलब ड्रॉप की प्रिपरेशन स्टार्ट की है ड्रॉप ईयर की, या फिर हो सकता है कुछ लोग अभी भी काउंसलिंग क्योंकि चल रही है तो जब उन्हें दिखे एक दो तीन राउंड तक कि हमें कुछ नहीं मिला तो हो सकता है कि फिर वो ड्रॉप ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है पूरे साल कि हमारा जो रिजल्ट है वो इस बार तो अच्छा आ ही जाए अगर लास्ट ईयर नहीं आ पाया था। तो उन सारे पॉइंट्स पर हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात है गिव योर बेस्ट शॉट। अब देखो क्या होता है कि कुछ लोगों को तो 8th या 9th से ही पता होता है कि हम जेई की प्रिपरेशन करेंगे और अच्छी रैंक लाएंगे और किसी अच्छे कॉलेज से बीटेक करेंगे। कुछ लोगों को जेई की सीढ़ियाँ का नाम है ये 11th-12th में पता चलता है, कुछ लोगों को तो 12th के एंड में पता चलता है, और कई ऐसे लोग भी होते हैं कि जिन्हें जेई के बारे में पता तो होता है लेकिन उन्हें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि भाई हमें आगे चल के इंजीनियरिंग करनी भी है कि नहीं करनी है, या हमारा इंटरेस्ट कहीं और लाई करता है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों ने कुछ और इंटरेस्ट सोच भी रखा हो लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें ज़बरदस्ती ड्रॉप करवा दिया हो क्योंकि शर्मा जी के लड़के ने ड्रॉप किया था, या फिर आपके पेरेंट्स का सपना होगा तो वो चाहते हैं कि आप भी उसे अपना सपना बनाओ। तो जो कोचिंग में स्टूडेंट्स आते हैं या फिर जो सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर ऑनलाइन एनरोल होते हैं, तो इसमें हर वैरायटी का स्टूडेंट होता है जिसकी मैंने बात की है। तो देखो, जिसने 8th-9th से सोच रखा है या जिसका टारगेट फिक्स है भाई मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, तो वो तो सोच के आएगा ही गिव योर बेस्ट शॉट। लेकिन जो लोग को ज़बरदस्ती भेजा गया होता है या फिर उन्हें पता ही नहीं होता एग्जैक्टली उन्हें क्या करना है, तो वो जब कोचिंग ज्वाइन करते हैं या फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो वो थोड़ा सा कैजुअल रहते हैं। तो उनको मेरा यही सजेशन है कि भाई आप अब जब आ गए हो, आपने ड्रॉप कर लिया है, तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, और कई स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा भी ऐसा हुआ है कि वो किसी के प्रेशर में आने की वजह से या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस वजह से जेई की प्रिपरेशन करने आते हैं, लेकिन जब वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हैं तो उनको अच्छी लगने लगती है और कई लोगों का इंजीनियरिंग की तरफ रुझान बढ़ जाता है। और कई ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं कि जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में हो सकता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट बहुत फैसिनेटिंग लगने लगे, तो उनको समझ में आ जाता है कि भाई ये सब्जेक्ट तो मुझे बड़ी मज़ा आ रही है जब वो बोर्ड लेवल के ऊपर का पढ़ते हैं, और फिर वहाँ से वो टारगेट सेट कर लेते हैं कि मुझे इस सब्जेक्ट में ही अब आगे चल के कुछ बड़ा अचीव करना है। जैसे मान लो किसी को मैथमेटिक्स पसंद आ गई तो उसने कहा कि भाई मुझे मैथमेटिक्स में जो है या तो जेई या आईआईटीज़ या एनआईटीज़ में कोई मैथमेटिक्स का बीएससी एमएससी का कोर्स देता है तो मैं उसको टारगेट करूँगा, या फिर मैं नॉर्मल बीएससी ऑनर्स वगैरह करके आगे मैथ्स में कुछ और अच्छी चीज़ करने की कोशिश करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है कि जब आओ तब आपको पीसीएम में एज सच ना इंटरेस्ट हो, फिर सपोज कर लो कि आपको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट आ जाए, पहले आप मैथमेटिक्स कैजुअल फ्रेंड हो, फिर बेस्ट फ्रेंड हो जाओ, फिर हो सकता है अच्छे फ्रेंड्स हो के फिर आपको मैथमेटिक्स का लव स्टार्ट हो जाए। तो कहने की बात यह है कि प्रिपरेशन करने आ गए हैं तो अपना बेस्ट शॉट दें। मेरे ख्याल से कई लोगों ने फॉरेस्ट गंप मूवी देखी होगी, तो उसमें जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है तो उसका कोई वो नहीं होता, पैशन नहीं होता है, लेकिन उसको जो काम दिया जाता है वो उसको अपना बेस्ट शॉट देने की कोशिश करता है, उसमें परफेक्शन अचीव करने की कोशिश करता है। तो हमें भी यहाँ पर यही करना है। दूसरी बात है टाइम इज़ मनी। हमें समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है, एग्ज़ाम नज़दीक है। हर साल ही हमें समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन करना होता है, लेकिन इस बार हमें टाइम कम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। अगर जेई सपोज कर लो जो फर्स्ट अटेम्प्ट है जेई मेन का वो जनवरी के एंड में भी होता है या फिर फेब के फर्स्ट वीक में भी होता है, अभी तो कुछ पता ही नहीं उसके बारे में, तो ये तो बस स्पेकुलेट कर रहा हूँ मैं, कुछ भी होता है, लेकिन हमें टाइम तो कम मिलेगा ही फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए। तो हमें टाइम का बहुत अच्छे से इस बार इस्तेमाल करना है, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के आजकल के टाइम में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो हमें स्टडीज़ की तरफ फोकस बना कर रखना है। ऐसा नहीं हुआ कि अब मिर्ज़ापुर का सीज़न 2 रिलीज़ हो गया कि तो चलो भाई मिर्ज़ापुर तो निपटा ही ले, है ना। मिर्ज़ापुर तो अमेज़ॉन प्राइम पे पड़ा रहेगा या टेलीग्राम से आप देख ही लोगे, डाउनलोड कर ही लोगे, लेकिन जो प्रिपरेशन का टाइम है वो निकल जाएगा। तो इसीलिए फोकस केवल और केवल अपनी प्रिपरेशन पे बना के रखना है और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट, जो अपना बेस्ट शॉट है वो देना और अच्छे से अच्छा रिज़ल्ट अचीव करने की कोशिश करनी है।
उसके बाद हमारा डेली रूटीन जो है वो बहुत सिस्टमेटिक होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं मोनोटोनस सा होना चाहिए, बोरिंग सा होना चाहिए, जैसे बोल लो ना, बोलने के अलग अलग तरीके हैं। हमें रोज़ अपने टारगेट पता होना चाहिए कि आज के दिन में हमें क्या टारगेट अचीव करने हैं, क्या क्या चीज़ें आगे बढ़ानी है, और रात को सोने से पहले सोचना है कि क्या हमने वो टारगेट आज अचीव किए। तो जैसे डेली रूटीन की बात करूँ तो जैसे जो लोग किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपकी कोचिंग की क्लासेस होंगी तीनों सब्जेक्ट्स की, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की। फिर आपको क्या करना है, क्लासेस ओवर होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना है, खाना वाना खाना है, और अगर उसके बाद अब जब पढ़ना स्टार्ट करते हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उस दिन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से रिवाइज करना है, उन नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है ना, जो भी आपका सीक्वेंस हो, लेकिन तीनों नोट्स को एक साथ रिवाइज करना। उसके बाद जो होमवर्क मिला है तीनों सब्जेक्ट में वो एक एक करके पूरा करना। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा और होमवर्क आपको ठीक ठाक मिला होगा तो इतना करने में ही आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अगर उसके बाद टाइम बचता है तो हम ये कर सकते हैं कि जो पुराने कुछ टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लें, उन पर एक नज़र दौड़ा लें, या फिर हम किसी जो हमें होमवर्क अपने मॉड्यूल वगैरह से मिल गया था उसको लगा चुके हैं अगर, तो हम कुछ पुराने चैप्टर्स के मॉड्यूल के क्वेश्चन एक बार फिर से लगा लें, या फिर किसी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लगा लें। तो डेली रूटीन जो है हमारा वो काफ़ी, जैसे कहते हैं ना, डिफाइंड होना चाहिए, डिफाइंड तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, और रोज़ के रोज़ नोट्स हमें ज़रूर से ज़रूर रिवाइज करने हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करनी है कि टाइम टू टाइम, है ना, आप ये भी कर सकते हो कि जैसे आज के नोट्स रिवाइज करें और कोशिश की कि जल्दी से पिछली क्लास वाले नोट्स भी जल्दी से देख लें, एक नज़र दौड़ा लें, मतलब उतना डिटेल में नहीं रिवाइज करें लेकिन जल्दी से एक नज़र दौड़ा लें कि हाँ भाई पिछली क्लास में भी क्या पढ़ाया गया था ना। तो मेन जो समस्या आती है वो एक्चुअल में यही आती है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि हम उसमें अपने दिमाग में स्टोर नहीं कर पाते हैं, और हम क्या करते हैं कि एक चैप्टर एक बार पढ़ लेते हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्टिंग में पढ़ लिया, और फिर हम क्या करते हैं उसको सीधे एग्ज़ाम से पहले रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा करने से क्या हो जाता है कि हम कई टॉपिक्स रिवाइज ही नहीं कर पाते हैं दोबारा। तो इसीलिए जो अगला पॉइंट है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें कई चीज़ों की हम लोग चर्चा करेंगे। वो पॉइंट है सिस्टमैटिक स्टडी। ठीक, तो देखो सिस्टमैटिक स्टडी में मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ तो यही कि जो भी चैप्टर्स हमारे होते जा रहे हैं हमें कोशिश करनी है कि उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करते चलें, है ना। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरी कॉपी रिवाइज करनी है, आप ये कर सकते हो कि थोड़े से शॉर्ट नोट्स बना लो उनके, है ना, कि जिनको देखने से काफ़ी चीज़ें आपकी उस चैप्टर की रिवाइज हो जाए। एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो ये अपने को करने की कोशिश करनी ही चाहिए अगर टाइम परमिट करता है तो, क्योंकि टाइम कम है आपकी, लेकिन अगर टाइम परमिट कर रहा है आप बना सकते हो तो जल्दी से हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना लो थोड़े बहुत, है ना। और शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि खूब एकदम ज़्यादा सा, वो भी एक अपने आप में नोट्स हो गए, फुल नोट्स हो गए ना। शॉर्ट नोट्स में छोटे फॉन्ट में लिखना है ना। एक पेज में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट लिखने की कोशिश करनी है, तो जिससे साइकोलॉजी ये रहा है कि अरे एक ही पेज तो रिवाइज करना है, तो शॉर्ट नोट्स अच्छे से बना के रखो, उसको टाइम टू टाइम देखते रहो। आप चैप्टर जो पुराने हो चुके हैं उनसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करो, है ना। उनसे कनेक्टेड रहने की कोशिश करोगे तो हमेशा आपके जो टेस्ट में रिजल्ट आएंगे वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होंगे, या फिर ख़राब तो नहीं होंगे, ये तो पक्की बात है। ठीक है, दूसरी बात जो काफ़ी लोग गलती करते हैं और मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसा मत किया करें, कि देखो तरीका क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने तुम्हें स्ट्रेट लाइन पढ़ाया या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें स्ट्रेट लाइन पढ़ाया, तो तरीका ये होता है कि हम पहले लेवल 1 की प्रॉब्लम लगाएं, फिर लेवल 2 की प्रॉब्लम लगाएं, फिर लेवल 3 की प्रॉब्लम लगाएं, फिर एडवांस लेवल प्रॉब्लम लगाएं, हाई लेवल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो लगाएं। लेकिन कुछ लोगों का क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन पढ़ा उन लोगों ने थोड़ा बहुत, फिर उनका आज तेरा भाई सीधे एडवांस लेवल प्रॉब्लम लगाएगा, है ना, या आज तेरी बहन एडवांस लेवल प्रॉब्लम लगाएगी और इतने क्वेश्चन सॉल्व करेगी कि वो एडवांस लेवल प्रॉब्लम रहम की भीख मांगेंगी कि बस करो दीदी अब रहने दो भैया, अब कितने क्वेश्चंस लगाओगे, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है ना। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एडवांस लेवल प्रॉब्लम, ऐसे पहुंचना है ना। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, हमें लैडर ग्रेजुअली चढ़नी है और अपने टारगेट तक पहुंचना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चीज़ें लगाने लगते हो ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इन टाइप की चीज़ों को स्किप कर देते हो, तो आपके कंसेप्ट कभी अच्छे से बिल्ड नहीं होंगे, आपको चीज़ें अच्छे से आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, और फिर जब थोड़े दिन बाद आप क्वेश्चंस लगाओगे, जब चैप्टर से आपका नाता छूट चुका होगा, तो वो चीज़ें उतनी आसानी से क्रैक नहीं करेंगी। ठीक है, तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है
कि जो भी हम चैप्टर लगाएं वो सिस्टमेटिकली लगाएं, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएं और कोशिश करें कि सारे के सारे जो लेवल्स हैं उनमें हमने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली हो और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन लगा लिए हों और लेवल 1, 2, 3, 4 इसी ऑर्डर में चलें। ठीक, उसके बाद बात आती है कि हमें जो मेन टारगेट करना है, जो ड्रॉप जिन्होंने लिया है उन्हें सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ जेईई मेन के लिए करना है। इसका ये बिल्कुल मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ये वाला अपना जनवरी या फेब में जब भी ये होता है ये वाला अटेम्प्ट जेईई मेन का आपको इसको ख़राब कर देना है या इसके लिए तैयारी नहीं करनी है, लेकिन आपको दिमाग में बैठा के क्या रखना है कि जो हमारा मेन टारगेट है वो हमें जेईई मेन का जो सेकेंड अटेम्प्ट होगा जो अप्रैल में होता है नॉर्मली, वो हमें बहुत अच्छे से उसमें स्कोर करना है। क्योंकि देखो ये जो 2 अटेम्प्ट हुए हैं इसका नो डाउट फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन पास आउट बैच में मैंने देखा कई लोगों को इसकी वजह से नुकसान भी हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि उनका जो करंट टॉपिक चल रहा होता है, ठीक, वो कहते हैं कि चलो वो तो चलने दो, फिर क्या होता है कि उनको लगता है कि सिलेबस तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैं सीधी सी बात बता दूं कि आपने अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया होगा, सपोज कर लो अगस्त में या सितंबर में, और अगर उस इंस्टीट्यूट ने आपको प्रॉमिस किया है कि भाई हम तो जो जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट है तब तक सिलेबस करवा देंगे पूरा, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। सीधी सी बात है ना, पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में इतनी केमिस्ट्री में इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं ना, केमिस्ट्री के अंदर ही लगता है कि 3 सब्जेक्ट अलग से चल रहे हैं, है ना। फिजिक्स में सोचो कितना ज़्यादा कंटेंट है, मैथ्स में भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है। तो इतनी जल्दी अगर कोई आपसे सिलेबस ख़त्म करने का प्रॉमिस कर रहा है तो वो आपको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। और अगर आपका सिलेबस कहीं बाई चांस करवा भी दिया तो भी आपको बेवकूफ़ी बनाया गया होगा, है ना, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी सिलेबस करवा देना। ठीक है, लोग 2-2 साल पढ़ते हैं तब जाके सिलेबस उनका कंप्लीट होता है, तो इतनी जल्दी तो सिलेबस कराना पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो मैं यहाँ पर था। अब कई लोग क्या करते हैं कि उनको दिखने लगेगा, अभी से ही दिखने लगा है, कुछ स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरी भी आई थी, और कई लोगों को भी दिखने लगेगा कि भाई सिलेबस तो हो नहीं पाएगा। तो वो क्या करते हैं, कहते हैं सर ऐसा करते हैं कि आगे के टॉपिक खुद से स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्या होता है कि वो एक साथ दोनों में बैठ जाते हैं। अब दिक्कत उसमें क्या आती है, ना इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, और जो रिज़ल्ट है जितना अच्छा कर सकते थे उससे भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है ना। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हम जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर सिलेबस नहीं भी हो पाता है हमारा पूरा, तो कोई बात नहीं, जो स्पेशली जो पहली बार पढ़ रहे हैं चीज़ों को, है ना, अगर सिलेबस नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, हम जितना पढ़ के जाएंगे सॉलिड पढ़ के जाएंगे और उसमें अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ो कि ये भी चैप्टर कर लें वो भी चैप्टर कर लें। उससे क्या होगा, उससे आपके बैकलॉग्स क्रिएट हो जाएंगे करंट टॉपिक में, और एक बार बैकलॉग ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं ना कि जो करंट टॉपिक है उसमें हमने ध्यान नहीं दिया, हम आगे का पढ़ने लगे, अब इस टॉपिक में हमारी जो कमांड है वो उतनी नहीं रह गई, बैकलॉग क्रिएट हो गया, उसको यार कवर करना इतना आसान नहीं होता है ना। तो इसीलिए आप भाई इस चीज़ का ध्यान रखो कि अभी आप टारगेट करो कि हमें जेईई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट में जितना हो पाएगा अच्छे से करके जाएंगे, और फिर बाद वाले अटेम्प्ट में तो ऑब्वियसली सिलेबस पूरा करके जाएंगे और अच्छे से तैयारी करके जाएंगे। उसके बाद अगली जो बात है, हमें टेस्ट पेपर्स बहुत ज़्यादा लगाने हैं, जितने ज़्यादा टेस्ट पेपर्स लगा सकते हैं लगाएं। ठीक है, हमें आर्काइव यानी कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं। एक ही टेस्ट पेपर को अगर हम 2-3 बार भी लगा रहे हैं तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है, क्योंकि देखो होता क्या है कि टेस्ट पेपर लगाने से 2 फायदे होते हैं, मैं भी आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमारा जो माइंड है वो स्विच करना सीख जाता है कि इस टॉपिक से इस टॉपिक में और इस सब्जेक्ट से इस सब्जेक्ट में कितनी जल्दी स्विच करके अपने माइंड को उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तरफ ओरिएंटेशन में लाना है ना। तो टेस्ट पेपर से एक तो ये फायदा होता है, क्योंकि जब जैसे मान लो आप सीक्वेंस सीरीज का तो मॉड्यूल लगा रहे हो तो उसमें सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन है, लेकिन जब टेस्ट पेपर लगा रहे हो तो उसमें सीक्वेंस सीरीज भी है, क्वाड्रेटिक भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, उसमें रिलेटिव मोशन भी है ना, उसमें केमिकल बॉन्डिंग भी है। तो जो हमारा दिमाग है उसको स्विच करना होता है, तो उससे हमारी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो पहली चीज़ तो अपने को यही ध्यान रखनी है कि हमें टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, और अगर हमारा स्कोर नहीं अच्छा आ पाता तो उसको 2 हफ्ते बाद उसी टेस्ट पेपर को फिर से लगाओ, जो क्वेश्चन कर चुके थे उसको भी फिर से लगाओ। आर्काइव्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमें बहुत अच्छे से लगाने हैं, और उसको कोशिश करनी है कि हम 10-10 के सेट लगाएं। जब भी आप आर्काइव लगा रहे हो, जैसे कि जेईई मेन के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो किसी टॉपिक के, तो 10-10 के सेट पे लगाओ। मतलब कि एक टाइम सेट कर लो कि भाई मुझे इतने टाइम में 10 क्वेश्चन करने हैं, और आंसर एक एक करके ना चेक करो, आंसर उनके फिर एक साथ चेक करो, है ना। तो इस टाइप की चीज़ों को अपनी प्रैक्टिस में लाओ। दूसरी बात, अब जो अगला पॉइंट है उसका भी टेस्ट पेपर से लेना देना है, वो पॉइंट है मैजिक ऑफ 3 आवर्स। देखो क्या होता है कि जब आप अभी देखना टेस्ट देते होगे या फिर टेस्ट दोगे, मैक्सिमम लोगों ने ये रियलाइज़ किया होगा
कि टेस्ट के पहले 1.5 घंटे 2 घंटे तो बहुत अच्छे से निकलते हैं और एकदम जोश रहता है कि हाँ यार मार्क्स लाने, लेकिन जो लास्ट का 1 आवर होता है उसमें हम थोड़ा सा, हमारी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है और हमारा माइंड जो है वो थोड़ा स्लो चलने लगता है और थोड़ा फिर हम वो भी फील आने लगती है अरे यार जल्दी ख़त्म हो, है ना। तो आपको क्या करना है कि जब आप घर पर स्टडी करते हो, है ना, जो वही मैंने बताया नोट्स रिवाइज करना या क्वेश्चंस लगाना या होमवर्क पूरा करना, तो आपको कोशिश करनी है कि दिन में 3-3 घंटे के कम से कम 2 ऐसे स्लॉट निकालने हैं जिनमें आप कंटिन्यूसली पढ़ो। उसमें केवल और केवल आप पानी पी सकते हो, ना आपको मोबाइल चलाने के लिए उठना है, ना आपको उसमें खाना खाने के लिए उठना है, ना किसी का फ़ोन आ गया है दूर के चाचा का उनसे बात करने के लिए उठना है, किसी चीज़ के लिए उसमें उठना नहीं है। उसमें आपको कोशिश बस एक ही करनी है कि हमें 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ना है और दिन में ऐसे 2 स्लॉट निकाल लो तो क्या कहना, लेकिन कम से कम भाई 1 स्लॉट तो ऐसा ज़रूर निकालो, लेकिन कोशिश करनी है 2 स्लॉट को ही निकालने की। तो इससे क्या होगा कि आपकी 3 घंटे पढ़ने की, 3 घंटे अपने दिमाग को फोकस में रखने की आदत पड़ जाएगी, तो फिर उसका फ़ायदा आपको कहीं ना कहीं टेस्ट पेपर्स में भी दिखेगा। अब देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चूज़ अ मेंटर। देखिए लाइफ में हमेशा जेईई की प्रिपरेशन के लिए नहीं, हमेशा ही एक मेरे ख्याल से मेंटर का होना सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो देखो अभी के लिए फ़िलहाल जो प्रिपरेशन के दौरान मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 3 अलग टीचर पढ़ा रहे होंगे, तो आपको क्या करना है कि उनमें से जिसके साथ भी आपकी ट्यूनिंग सबसे ज़्यादा अच्छी फिट होती हो या सबसे ज़्यादा आप जिनके साथ कंफर्टेबल हो, उनको आप अपना मेंटर बना लो। एटलीस्ट इस सेशन के लिए तो बना लो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि फिर वो लाइफ टाइम उनको मेंटर बना लेते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होती है उनसे डिस्कस करते हैं। लेकिन फिलहाल इस ड्रॉप ईयर के लिए तो आप उस पर्टिकुलर टीचर को, उस पर्टिकुलर फैकल्टी को अपना मेंटर बना लो और अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी प्रोग्रेस उसके साथ ज़रूर डिस्कस करो, है ना। टीचर से इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका रिजल्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है ना। जैसे कई बार क्या होता है कि बैकलॉग्स क्रिएट हो गए, तो हम अपने मेंटर को बताएं कि सर इसको कैसे क्लियर किया जाए। कई बार ये होता है कि हम पढ़ तो बहुत रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो ये बात हम अपने मेंटर को बताएं, ज़रूर वो कोई ना कोई सोल्यूशन बताने की कोशिश करेगा। या कई बार ये होता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, तब भी हम अपने मेंटर को बताएं कि सर मेरी ये प्रोग्रेस है ना। तो उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि भाई हमें अपने मेंटर को बतानी है अपनी प्रोग्रेस, तो हम सही चीज़ें बताएं और हम अच्छा से अच्छा करें कि जिससे उनको और अच्छा से अच्छा बताएं तो उन्हें भी अच्छा लगे। हो सकता है कि जब आप देखें कि आपकी प्रोग्रेस और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ और क्वेश्चंस वो आपको लगाने को दे दें और टेस्ट पेपर्स लगाने को दे दें। तो अपने मेंटर से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई लोगों का रिजल्ट केवल और केवल इसीलिए ख़राब हो जाता है क्योंकि वो अपने किसी एक टीचर से प्रॉब्लम शेयर नहीं करते। बाकी आप इंटरेक्शन तीनों टीचर से रखो, लेकिन एक टीचर ज़रूर ऐसा रखो कि जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम बातें शेयर करो। और दूसरी बात कि टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट ज़रूर से ज़रूर देते रहो, ठीक। उसके बाद ये एक अंडररेटेड सा पॉइंट है, डिस्कस योर प्रॉब्लम विद मैनेजमेंट, जो कि कई स्टूडेंट्स इग्नोर कर देते हैं। देखो कई बार क्या होता है कि हम भाई कोचिंग ज्वाइन करने से पहले दुनिया भर के रिव्यूज़ पढ़ते हैं, है ना, और मैक्सिमम लोग कहाँ से रिव्यू पढ़ते हैं, कोरा से। अब देखो कोरा में कभी भी, कोरा से रिव्यूज़ पढ़ के कभी कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी चाहिए। कॉलेजेस में तो फिर भी, कॉलेजेस ज्वाइन करते वक्त तो फिर भी आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कोचिंग ज्वाइन करते वक्त आपको मैक्सिमम केसेस में उसमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और उसका सिंपल सा रीज़न है क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कोचिंग्स अपने ही 100 बंदों को लगा देती हैं कि भाई तुम कोरा पे बढ़िया सा रिव्यू लिखो। अब आपने रिव्यू पढ़े, आपको लगा कि वाह भाई ये तो एकदम बढ़िया कोचिंग है, वहाँ आप चले गए, वहाँ गए तो देखा कि ये तो कोई और ही कोचिंग लग रही है, कोरा वाली तो नहीं लग रही, तुम्हें लगेगा इधर तो अलग ही लेवल का धांधली चल रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको हो सकता है कई तरीके की प्रॉब्लम्स आए, है ना। और या फिर ये भी हो सकता है आप कहीं रिव्यू पढ़ के ना गए हो, आपने नाम सुना उस कोचिंग का कि बहुत है, कि दिल्ली में बहुत बड़ी ब्रांड है या, है ना, या कोटा में बहुत बड़ी ब्रांड है, कि चलो इस कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ गए, आपको समस्याएं आने लगी। अब वो समस्या किसी भी तरीके की हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखो कि आपको वो कोचिंग सर्विसेज दे रही हैं और आपने उन सर्विसेज के लिए उनको पैसा दिया है, ठीक है। तो आपका राइट है कोई भी प्रॉब्लम जो हो वो उनको बताने का। अब प्रॉब्लम वो कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि आप पीछे साइड बैठते हो, वहाँ फ़ैन की हवा ना पहुँचती हो, तो बोलो भाई कि हम पीछे बैठते हैं, हमें फ़ैन की हवा नहीं लगती। या फिर ऐसा हो सकता है कि जब ऑफलाइन क्लास हो तो जब टीचर लिखता हो बोर्ड पर, तो हो सकता है कि बोर्ड पे लाइट आती हो तो आपको देखने में प्रॉब्लम होती हो, वो बात शेयर करो ना। ये सब तो छोटी छोटी प्रॉब्लम है। या फिर ये हो सकता है कि आपको लगता हो कि यहाँ भाई टेस्ट पेपर्स जो होते हैं वो उतने फ्रीक्वेंटली नहीं होते हैं,
तो इस बात को भी आप मैनेजमेंट से शेयर करो कि भाई टेस्ट पेपर्स आपने तो काउंसलिंग के वक्त, क्योंकि हर कोई बड़े प्रॉमिस करता है, तो आपने बोला काउंसलिंग के वक्त को आपने बोला था कि इतने टेस्ट देंगे कि परेशान हो जाओगे, है ना, और यहाँ तो टेस्ट नहीं हो रहे, ये बात बोलो। और उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जैसे क्लास के काफ़ी सारे बच्चों की ट्यूनिंग किसी टीचर से फिट नहीं हो पाती, किसी फैकल्टी से उनकी ट्यूनिंग फिट नहीं हो पाती। देखो, जो भी फैकल्टी आपको पढ़ाने आएगा, है ना, तो वो हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सर्टेन बैच के स्टूडेंट्स की किसी पर्टिकुलर टीचर से हो सकता है कि ट्यूनिंग ना बैठ रही हो। तो इसमें स्टूडेंट्स गलती क्या कर देते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीख लेते हैं, कहते हैं ठीक है यार जैसे चल रहा है चलने देते हैं। उनके अंदर डर क्या हो जाता है कि कहीं हमने मैनेजमेंट से अपनी बात के सामने अपनी बात रखी और फैकल्टी चेंज नहीं हुआ तो वो तो हमारे अगेंस्ट ग्रज रख लेगा। तो मैं तुम्हें बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई तुम्हारे अगेंस्ट ग्रज नहीं रख सकता, है ना, कोई तुमको टारगेट नहीं कर सकता इस बात पे कि तुमने मैनेजमेंट से अपनी बात रखी थी। तो इसीलिए ऐसा कभी मत सोचें। अगर आपकी किसी टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, आपके बैच की किसी टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठ रही है, तो उसको जितना जल्दी हो सके मैनेजमेंट से डिस्कस करो, जिससे आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है कि आपकी जिस भी टीचर से ट्यूनिंग नहीं बैठ रही होगी वो भी वहीं रहेगा, वो इंस्टीट्यूट भी वहीं रहेगा, लेकिन रिजल्ट किसका गड़बड़ होगा, नुकसान किसका होगा, आपका नुकसान होगा। भाई इंस्टीट्यूट वाले को तो फीस पूरी मिल गई, आपके पेरेंट का तो खर्चा हो गया, आपका साल तो पूरा निकल गया, है ना, सब तो वहीं के वहीं है, हो सकता है कि लोगों का इंक्रीमेंट भी हो जाए, लेकिन आपका तो भाई नुकसान हो गया ना। तो इसीलिए अपनी बात कहने से कभी पीछे नहीं हटना है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मैं तो पूरा एफर्ट कर रहा हूँ लेकिन वो बात बन नहीं पा रही है ना, ट्यूनिंग बैठ नहीं पा रही है, तो ज़रूर उसको मैनेजमेंट से हमें शेयर करना चाहिए। टेस्ट पेपर्स अगर कम होते हैं आपके इंस्टीट्यूट में तो वो बोलो। तो अगर आप बोलोगे कहीं भी, आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल मत करें, क्योंकि उससे फिर धीरे धीरे क्या होता है कि आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट से हो सकता है इंटरेस्ट छूट जाए, या सेल्फ डाउट आने लगे, या आपको ये लगने लगे भाई हमसे तो कुछ होना ही नहीं है, जबकि हो सकता है दिक्कत उस वक्त आप में उतनी ना हो, या टीचर में भी मैं नहीं कर रहा हूँ दिक्कत हो, लेकिन हो सकता है कि अपनी एक ट्यूनिंग जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो रेजोनेट ना कर पा रही हो। ठीक है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जेई मेन, एडवांस, बिट सेट, यूपीटीयू, कॉमेट के दुनिया भर के एग्ज़ाम जो हैं, ये सिर्फ एग्ज़ाम है ना। ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है वो इन्हीं एग्ज़ाम्स पर है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी अच्छा करने की। अभी आपकी एज ही ऐसी है कि अभी तो आपके पास मस्ती करने के और लाइफ में कुछ अचीव करने के बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। तो इसको सिर्फ एक एग्ज़ाम की तरह लो, इसको सीरियसली केवल किस डेट तक लो, जब तक ये हो नहीं जाते। जिस दिन आपका जेई एडवांस का एग्ज़ाम हो उस दिन बाहर निकलो, पेन तोड़ो, फेंको, कह दो आज से तेरा भाई मस्ती करेगा। मैंने अपना बस लास्ट में जब एग्ज़ाम देकर निकल रहे हो तो आपके दिमाग में बस एक ख्याल रहना चाहिए कि भाई मैंने अपना 100% देने की कोशिश की, है ना, और अब रिज़ल्ट जो भी आए इट डजेंट मैटर, मुझे जो अपनी साइड से करना था मैंने कर दिया था। अब रिज़ल्ट में कई तरीके के फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो साल भर तैयारी करनी थी वो मैंने अच्छे से करी है। उस चीज़ का रिग्रेट अपने को नहीं रह जाना चाहिए। बाकी रिज़ल्ट नहीं भी अच्छा आता है तो लाइफ में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ऐसा नहीं कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो IITs या NITs या बिट्स में जाकर ही होते हैं। सक्सेसफुल होने के कई ऑप्शन हैं और हमें इस ड्रॉप ईयर में बस ये सीखना है कि हाँ भाई हमें मेहनत करना आता है, हमें फोकस मेंटेन करना आता है, हमें अपने टारगेट के लिए सीरियस होना आता है। तो अगर आपने ड्रॉप ईयर में ये सीख लिया तो फिर जेई एडवांस या जेई मेन इन सब का रिज़ल्ट आपके फेवर में नहीं भी जाता है, लेकिन तब भी आप इस साल से काफ़ी कुछ सीखोगे जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। तो आप प्रिपरेशन से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू वेरी मच।